का छोटा भाई उनके जीवन से जब से चला गया, तब से आज तक उनका जीवन एकदम बेकार सा हो गया है। जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पहले कई दिनों तक तो वे बहुत बेचैन थे, किंतु समय के साथ साथ उनका दुख भूलने लगा और समय ने इसमें काफ़ी मदद किया उनका दुख भुलाने में। आज फिर कुलदीप उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया है, मतलब यादों में। बीती घटनाएं एक एक कर आंखों के सामने नाचने लगी। फागुन का आरंभ था। फागुन मतलब होली का जो महीना होता है उसको फागुन कहते हैं, फाल्गुन भी कहते हैं। मुखिया जी की लड़की की शादी थी। मुखिया जी याद है ना, वही जो कुलदीप के बारे में कहा करते थे। कुलदीप, हाँ, कुलदीप से बड़ा जला करते थे। गांव भर में खुशी छाई रहती, जैसे सबके घर शादी होने वाली हो। मुखिया जी के घर शादी थी तो पूरे गांव उत्सव में था। सबको लग रहा था मेरे ही घर शादी है, इतना आनंद है। शादी के दिन तो गांव वालों में बनने संवरने की होड़ लग गई थी। सभी महिलाएं, सभी पुरुष एकदम चमकदार नया नया कपड़ा पहन पहन के सब घूम रहे हैं। सब लोग पट्टी कटा रहे थे। शौकीनों की पट्टी 4-4 उंगली चौड़ी छुरे से बनी थी। ये हेयर ड्रेसिंग है, ठीक है ना। तो अपना अपना सब लोग हेयर कटिंग करवा रहा था। कुएं की जगत पर दोपहर के 2 घंटे पहले से भीड़ लग गई थी। कुएं पर भीड़ लगी है, सब नहाने धोने की, तैयार होने की। अब 2 बजने को आए, साबुन लग रहे थे। पैरों में जमी मैल सीकड़े से रगड़ रगड़ कर छुड़ाई जा रही थी। सिकड़ा होता है ना, वो खुरदरा सा एक पौधे से पाया जाता है, फल होता है, उसको उसी से रगड़ रगड़ लोग पैरों का मैल धो रहे थे। बारात आई। द्वार पूजा की शोभा का क्या कहना। द्वार पूजा क्या होता है, यूपी और बिहार में जब शादी होती है, लड़की के घर जब बारात आता है लड़के का, तो सबसे पहले लड़की के दरवाजे पर पूजन होता है, ठीक है ना। वहीं पर डायरेक्ट गाड़ी या घोड़ा जो भी है आता है, डोली उतरती है, लड़का उसमें से उतरता है, उतर कर आकर फिर बैठता है, उसका पूजन होता है। लड़की के पिताजी इस तरफ बैठे रहते हैं, लड़का उस तरफ, द्वार पूजा होता है। बनारस की बाई नाचने आई थी। पुराने ज़माने में क्या होता था भाई, ऐसे माहौल में नौटंकी वगैरह आता था, या फिर महिलाएं आती थी नामी गिरामी जो बहुत अच्छा डांस वांस करती हैं। तो एक बाई आई थी नाचने वाली। छैल छबीलों की भीड़ जमा हो गई, मतलब एकदम हट्टे कट्टे नौजवान खूबसूरत बच्चे, छैल छबीले, सब लोग इकट्ठा हो गए थे। शाम को महफिल जमी। मुखिया जी का दरवाजा आदमियों से खचाखच भरा हुआ था। एक और गली में सिमट कर औरतें बैठी हुई थी, गांव की लड़कियां, बुढ़िया और कुछ मंचली बहुएं। ऐसा होता है शादी में। मंचली बहुएं मतलब बहुओं का हक होता है थोड़ा गाली वाली करने का, थोड़ा मजाक करने का। वो सब थोड़ा छेड़ती हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मजाक करती हैं ना कि दूल्हा बेचारा शर्मा जाता है, या फिर दूल्हे का जो बड़ा भाई होता है वो शर्मा जाता है। तो ये सब बहुएं जो होती हैं, ठीक, कुछ ना कुछ ऐसी बातें छेड़ती हैं। मंचली बहुएं बहुत नैन मटक्की भी करती हैं, दूर से बैठकर देखती हैं और फ्लर्टिंग करती हैं पुरुषों के साथ। बाई जी आई, अपना ताम झाम फैलाकर बैठ गई। बाई जी आई और आकर हारमोनियम तबला उनका सब बैठ गया चारों तरफ। सारंगी लेकर बूढ़े मियाँ ने किन किन किया। सारंगी ले लिए, बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, वो अपना सारंगी लेकर ट्यांग ट्यांग बजाए। बाई जी ने आलाप के बाद गाया। उसके बाद बाई जी बैठी, पहले गाई, बाद में नाची उची होगी। नीच ऊंच कुछ बुझत नहीं, मैं हारी समझाए, ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी, दिल में गड़ी गड़ी हाय। ये उनका गाना था। ये जो नैन हैं ये नीच ऊंच नहीं समझते हैं, और मैं इनको समझा समझा के हार गई हूँ कि वो देखो नीच है उसको मत देखो, वो ऊंचा है उसको देखो। लेकिन ये नैना जो हैं, ये नैना बड़े बेदर्दी हैं, ये दिल में गड़ी गड़ी हाय, और हाय हाय करके बोल रही है, आहा इनकी वजह से धोखा मिल जा रहा है, ये नैनों की वजह से धोखा हो जा रहा है। सारी बातें नैनों से होती हैं, मुंह से, चेहरे से नहीं होता है। महफिल से बहुत दूर गांव के छोर पर आमों के पेड़ों पर फागुन के पीले चांद की छाया फैली थी। फागुन महीना में थोड़ा चांद का जो वो रोशनी होता है, हल्का हल्का पीलापन लिए हुए होता है, वही पेड़ों पर दिख रहा था। जिसके नीचे चितकबरे के चाम की तरफ फैली चांदनी में एक प्रश्न उठा। जहाँ बैठे थे ना, वहाँ पे चांदनी की रोशनी चितकबरे की तरफ पड़ रही थी। चितकबरे मतलब जैसे पेड़ों के पत्तों के बीच में से जब चंद्रमा का रोशनी जाएगा, जमीन पे पड़ेगा, तो कहीं पे काला होगा, जहाँ पत्ती है वहाँ काला दिखेगा, जहाँ पत्ती नहीं है वहाँ चांद दिखेगा। तो काला सादा काला सादा काला सादा चितकबरे जैसा दिखेगा। फुलमतिया और कुलदीप, ये कुलदीप और फुलमतिया के प्रेम प्रसंग की बात चल रही है यहाँ पर। यानी दोनों कभी मिले थे तो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, प्रेम की बातें। रात के वक्त दोनों जाकर छिप के मिले होंगे, किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, और नीचे क्या है, चितकबरा सा दिखाई दे रहा है रोशनी, और वहाँ दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। खिया जी की महफिल में तुम गई थी ना, तो बोली होगी हाँ गए थे। तो फिर कहता है वो जो पतुरिया गाना गई थी कितना सही था ना गाने का मतलब। तो फिर वो पूछी होगी कौन सा गीत, तो वो कहता है यही, ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी। तो फिर वो कहती है धत। तो फिर वो कहता है
अरे उस दिन मैं बड़े देर तक इंतजार करता रहा तुम्हारा। फिर वो कहती है मेरी माँ के सिर में दर्द था। ये दोनों का प्रेम आलाप चल रहा है, बातचीत चल रहा है। तभी जोर की आवाज गूंज उठी, कौन है? पास की गली में एक छाया खो गई, बगल की गली से कोई भागा, कौन है? फिर आवाज आई थी। तभी इसने कहा मैं हूं कुलदीप, यहां क्या कर रहे हो? ऐसे ही नदी की ओर चला गया था। इस समय? हाँ, पेट में दर्द था। क्रोध की हालत में भी भैरव पांडे ने मुस्कुरा उठे और बोले, झूठे, पेट में दर्द था कि आंख में? आंख से किसी को देखने गए थे कि पेट साफ करने गए थे नदी के किनारे? कुलदीप का सिर लज्जा से झुक गया था। उसे लगा जैसे एक क्षण का यह भयप्रद जीवन उसकी आत्मा पर सदा के लिए छा जाएगा। जो भय लगा ना अपने भैया से, लगा था कि यह भय अब हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाएगा। एक क्षण के लिए हुआ यह झूठ उसके सिर सारे जीवन को झूठा साबित कर देगा। एक क्षण के लिए झुका यह माथा फिर कभी ना उठ सकेगा। वह झूठ के इस पर्दे को फाड़ डालना चाहता था, किंतु भैरव पांडे ने कहा, कुलदीप, तुम गलत रास्ते पर पांव रख रहे हो बेटा। तुमने कभी अपने बाप दादों की इज्जत के बारे में भी सोचा है? बड़े पुण्य के बाद इस घर में जन्म मिला है तुमको, ब्राह्मण परिवार में और हमारे परिवार में। भाई, इसे कभी मत भूलना कि अच्छे घर में जन्म लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। लेकिन ये जो तुम मौका पाए हो ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेकर और फिर नीचा काम करके कहीं नीचे चले जाओगे बेटा, तो बहुत बड़ा पाप करोगे, याद रहे। कुलदीप को लगा कि तीखे कांटों वाली कोई जीवित मछली उसके गले में फंस गई हो, जिसका कांटा बहुत ही कटीला है, गले में फंस गया। गर्दन को चीरते हुए यदि वह निकल जाए तो गनीमत, किंतु यह असह्य पीड़ा तो नहीं सही जाती थी। न जाने क्यों वह हिचकियों में फूट फूट कर रो उठा था, रोने लगा। न जाने क्यों। भाई के मन की पीड़ा की कल्पना भी उसके लिए कष्टकर थी। अपने बड़े भाई की इज्जत की बात तो सोचता ही था, बहुत चिंता था उसको बड़े भाई की। इसीलिए बड़े भाई को क्या दुख हो रहा होगा मेरे इस हरकत से, वो महसूस करता था। दुखी हो गया, रोने लगा। किंतु उसकी आत्मा अपने संपूर्ण भाव से किसी वस्तु को वैरण्य समझती है, उसे वह एकदम ही व्यर्थ कैसे कह दे। लेकिन आत्मा कह रहा है कि फूलमतिया सच्चे दिल की है, अच्छी आत्मा है, एक अच्छी इंसान है। तो इधर भाई का कष्ट भी नहीं झेल पा रहा है और उधर फूलमतिया के प्रति उसका वफादारी भी बहुत ज़बरदस्त है। जिस छाया में न जाने क्यों उसे एक अजाने आनंद का अनुभव होता है, उसे कालिख कह सकना उसके वश की बात नहीं थी। फूलमतिया के पास जाकर ही तो उसको थोड़ा खुशी मिलता था, आनंद। अब कैसे एक ही झटके में बोल दे कि वो काली छाया है, मेरे ऊपर वो काली साया बन के घूम रही है, ऐसा कैसे कह दें, नीच जाति की है, ऐसा कैसे कह दें। और इस कष्ट के भार को उसकी आंखें संभाल नहीं सक रहा था, रोना शुरू कर दिया। भैरव पांडे भी भाई से लिपट गए थे, उसकी पीठ सहला रहे थे। भैरव पांडे को दया आ गया, समझ गया कि छोटा भाई है, उम्र भी कम है और प्रेम में आ गया है, तो अब क्या करे बेचारा, इसलिए उससे लिपट जाते हैं और उसका पीठ सहलाने लगते हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कर, रो मत। यदि कोई देख ले तो उसके मन में आया और वे कुलदीप को जल्दी जल्दी खींचते हुए एक और लेकर चले गए। डर गए कि कहीं कोई गांव का आदमी ना देख ले, कहीं पूछने ना लग जाए कि क्यों रो रहा है, क्यों चुप करवा रहे हो, तो क्या जवाब देंगे। इसीलिए लेकर जल्दी से कोने में चले गए। आंसुओं में पश्चाताप उमड़ता है, वह दिल की कलौंज को मांझ डालता है। आंखों से थोड़ा जब आंसू निकलता है तो थोड़ा पश्चाताप होता है। पांडे ने सोचा था कि कुलदीप अब ठीक रास्ते पर आ जाएगा, क्योंकि बहुत रोया है। शायद सोच रहे थे कि अब हमारे वंश का नाम डूबने से बच जाएगा। अब आज लड़का बहुत रोया है, बहुत पश्चाताप किया है, अब तो सुधर ही जाएगा। भूखों रहकर भी पांडे ने इज्जत के जिस बिरवे को खून से सींच कर तरोताजा रखा है, आज तक वो इज्जत को, बात को, अपने घर की इज्जत को संभाल के रखे थे, तरोताजा रखे थे। उस पर किसी के व्यंग कुठार नहीं चलेंगे। समझ गया था अब मेरा भाई सुधर गया है। अगर नहीं सुधरा होता और उन दोनों का प्रेम संबंध अगर आगे बढ़ा होता तो सारा गांव व्यंग मारता, ताना कस्सा, और वो ताने का कटार मैं अपने इज्जत पे बर्दाश्त नहीं कर पाता। किंतु 1 महीना भी नहीं बीता कि कुलदीप फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। छोटे भाई के इस कार्य को छिप कर देखने की पापाग्नि में भैरव पांडे अपनी आत्मा को जलते हुए देखते, किंतु वे विवश थे। बार बार जब जब उनका भाई रात को भागता था, तब तब पीछे पीछे दौड़ दौड़ के जाते थे, देखते थे। देख के उनको पाप भी लगता था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब विवश थे, क्या करें, लड़का अब कंट्रोल के बाहर है। अब उसको समझाने से कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। ये आत्मा उसका वहीं जुड़ गया है। चैत के दिनों में गर्मी से जली तपी कर्मनाशा किनारे से नीचे सिमट गई थी।
अच्छा चैत का महीना आ गया, ये पिछले बार के बाद की बात है। और उसके बाद नदी में पानी सूख गया था। नदी के पेट में दूर तक फैले हुए लाल बालू का मैदान, चांदनी में सीपियों के चमकते हुए टुकड़े, चंद्रमा की रोशनी से अलग अलग रंग दिख रहा था। बालू का अलग रंग, सीप जो होते हैं नदी के किनारे शंख जैसा, उसका अलग रंग दिख रहा है, पानी का अलग रंग दिख रहा है। सामने के ऊंचे अरार पर धन पलाश के पेड़ों की पातें, ये धन पलाश पेड़ है, उसके पत्ते पे अलग रंग, बीच में घुघू, चाहों और जल विहार करने वाले पंछियों का स्वर। ये सब पंछियां अलग अलग किस्म की नाम लिया हुआ है, सबका आवाज अलग है। कगार से नदी तीर तक बने हुए छोटे बड़े पैरों के निशानों की दो पंक्तियां, सिर्फ दो, और उस नदी के किनारे पर बालू पर दिखाई दे रहा है दो लोगों के चलने का दाग। पंक्ति में पैर थोड़ा छोटा दिख रहा है, एक पंक्ति में पैर थोड़ा बड़ा दिख रहा है। जो बड़ा है वो कुलदीप का है, छोटा जो है वो फूलमतिया का है। नदी के किनारे दोनों चले जाते थे, शाम के पहर बैठकर प्रेम आलाप करते थे। तुम मुझे मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? ये कौन बोल रहा है? फूलमतिया घुटन और शंका में खोए हुए धीमे स्वर में बोली। श्यामा की चीरती दर्द भरी आवाज, श्यामा मतलब शाम का, इसमें कितना दर्द था आवाज में। क्योंकि महिलाएं किस पुरुष को चुनती हैं? जो उसका जीवन भर साथ दे, जो उसको बीच रास्ते में छोड़ के भाग ना जाए, जो कायर ना हो, डरपोक ना हो, ऐसे मनुष्य को चुनती हैं। अब ऐसा मनुष्य संबंध के पहले क्या करता है? बड़े बड़े वादे, हम बहुत बहादुर हैं, हम बहुत वीर हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, चांद ला देंगे, आसमान फाड़ देंगे, चीर देंगे, समुद्र सुखा देंगे, और उसका जब संबंध प्रेम बन जाता है उसका भाग जाता है। तो इसीलिए बेचारी आशंका में कहती है, कहीं तुम मुझे छोड़कर मझधार में भाग तो नहीं जाओगे? पहले तो एक चुप्पी बांधा, वो कायर था, एक कुलदीप प्रेम के लायक नहीं था। वो समझ गया कि कैसे वादा करें, भाई को भी देखना है, तो चुप हो गया। उसके बाद हकलाते हुए बोल रहा है, मैं मैं अपना प्राण दे सकता हूँ, किंतु तुमको कभी नहीं कभी नहीं। कहने का मतलब कि मैं अपना प्राण दे दूंगा लेकिन तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा, ऐसे हकला के बोल रहा है। चांदनी की झीनी परतें सघन होती जा रही थी। सुनसान किनारे पर भटकी हवा की सनसनाहट में आवाजों का अर्थ खो जाता। कभी हल्के हास्य की नर्म ध्वनि, दोनों बातें करते करते अचानक किसी किसी बात पे हंस दे रहे थे, तो कभी आक्रोश के बुलबुले, कभी दोनों में थोड़ा सा क्रोध आ जा रहा था, कभी उल्लास तरंग, कभी सिसकियों की सरसराहट, कभी रोने लगते, कभी उल्लासित हो जाते। भैरव पांडे एक बार चांदनी के इस पवित्र आलोक में अपनी क्रूरता और निर्ममता पर विचार करने के लिए रुक गए। आज फिर भैरव पांडे आ गए थे, फिर देख रहे थे छिपकर अपने भाई को और उस महिला को। एक बार तो सोचे कि अभी जाके मानो दो चार ठूसा एकदम उलाट दूं पकड़ के भाई को, फिर रुक गए। जब वो नहीं जा पाए मारने तो सोचने लगे, ये बेकार में मैं क्या अस्तगा के पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, ये तो इसका मतलब क्या मैं इसको सपोर्ट कर रहा था, इस घटना को? ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मतलब मैं भी तो सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ क्रूएल एक्शन नहीं लूंगा तो इसका मतलब मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ। सोचे वो, काश फूलमत अपनी ही जाति की होती। फिर सोचने लगे, अब बेचारे मेरे भाई का अगर मन लग ही गया है उसमें तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन काश काश ऐसा होता कि फूलमतिया जो है, सुंदर तो है ही, अच्छी लड़की है ही, विधवा है तो क्या हुआ, अपने जाति की होती तो एक पल पीछे नहीं हटा, तुरंत शादी करवा देता मेरे भाई का। तुलसी चौड़े की वंदना पांडे के मस्तिष्क में चंदन की सुगंध की तरह छा गई। वो याद है ना, एक बार आई थी उनके घर में बाल्टी लेने, कैसे पूजा कर रही थी, वो याद आ गया घटना। कितनी अच्छी तो है, मेरी मम्मी ऐसा पूजा करती है, धार्मिक लड़की है, बुराई क्या है? खाली बुराई है या नीच जाति की है? उसका रूप, चाल चलन, संकोच, सब कुछ किसी को भी शोभा देने लायक है, किसी को भी अच्छा लगेगी। एक क्षण के लिए उसकी आंखों के सामने सफेद साड़ी में लिपटी फुलमत की पतली दुबली काया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, जैसे वह अंचल फैलाकर आशीर्वाद मांग रही हो। भैरव पांडे बिजड़ित खड़े थे, बिमुड़। उनके मन में ऐसा कल्पना हुआ कि अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, कल्पना में देख रहे हैं फुलमतिया सफेद साड़ी पहने हुए हाथ जोड़ के खड़ी है, भैया हमें स्वीकार कर लो भैया। मन की आत्मा उनकी बोल रही है। अब सोच रहे हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कितनी अच्छी लड़की है, क्यों इसके पीछे बेकार में पड़ गया हूँ, ये थोड़ा नीच जाति के। फिर उनको याद आ गया अपना खानदान। जब वो हाथ जोड़ के खड़ी थी उनसे प्रार्थना करते हुए, अभी तक तो आंख नरम था, जैसे ही ख्याल है अपना खानदान, पांडे जाति ब्राह्मण, यह असंभव है। पांडे ने बैसाखी संभाली और नीचे की ओर लपके, और फिर अरार से आज उनका हिम्मत साथ दिया। वह अरार पर से नदी की ओर उतरना शुरू कर दिए। आज तक देख देख के लौट जाते थे,
लेकिन आज तय कर लिया कि ना ना ना, चुपचाप ऐसे ही आके रोज देख के और उसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे तब तो ये सपोर्ट कर रहे हैं हम, आज हमको आवाज उठाना पड़ेगा। जोर से चिल्लाए कुलदीप। तभी दोनों पाप के साक्षी, पाप के साक्षी मतलब ये छिप छिप के मिलना परिवार से अलग, ये तो पाप ही है ना। तो दोनों फुलमतिया और वो आकर खड़े हो गए दोनों। पांडे फिर एक क्षण के लिए चुप हो गए, चिल्लाए, मैं पूछता हूं यह सब क्या है? इतने निर्लज हो तुम दोनों? फुलमत की ओर मुंह फेर कर बोले, तू इसकी जिंदगी क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्या तू नहीं जानती कि तू जो चाहती है वह स्वप्न में भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता? जानती नहीं है तू? क्यों उस मेरे भाई के पीछे पड़ी है? फुलमत चुप थी। पांडे दूने क्रुद्ध से बोले, चुप क्यों है चुड़ैल, बोलती क्यों नहीं? तब कहती है वो सिकुड़ के थोड़ा माथा नीचे करके, मैं क्यों इनकी जिंदगी बिगाड़ दूं दादा, मैंने तो कई बार मना किया इनको। अच्छी लड़की थी, उसने कई बार मना भी किया होगा कि ये तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारा परिवार आगे नहीं आने देगा तुमको। पांडे फिर दहाड़े, कुलदीप सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है उसी से तुम्हारा गला घोटते मुझे देर नहीं लगेगी। चिल्लाते हैं। कुलदीप हकला के बोला, दादा हम दोनों के बाद डॉट डॉट है, मतलब हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बोलने चाह रहा है। तभी भैरव पांडे उसकी बात को आगे बढ़ने नहीं दिए, बोले, पापी नीच। भैरव पांडे के हाथ की पांचों उंगलियां कुलदीप के चेहरे पर उभर आई, एक तमाचा मारे जोर से। मैं सोचता था कि तू ठीक हो जाएगा। पांडे क्रोध में कांप रहे थे, लेकिन नहीं, तू मेरी हत्या करने पर तुल ही गया है। हत्या करने पर मतलब आत्महत्या कर लूंगा मैं, तू ऐसा करेगा तो। वे फुलमत की ओर घूमकर चिल्लाए, क्या खड़ी है डायन, भाग नहीं तो तेरा गला घोट कर इसी पानी में फेंक दूंगा, भाग। अंधड़ को पीते हुए त्रिपित सांप जैसा स्वर, यह सब मैंने किया था। अब इसके बाद फिर आ गए प्रेजेंट में। अब फिर प्रेजेंट में आ गए, खाट पे लेटे थे, याद है ना। फिर कह रहे हैं, त्रिपित मतलब सांप की तरह से उनकी आवाज निकल रही, बोल रहे हैं, ये सब मैंने किया था, सब मेरी वजह से हुआ था। पांडे चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। उनकी छाती से सरक कर रामायण की गुटका जमीन पर गिर पड़ी और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। वो जो घटना हुई थी, एक थप्पड़ मारे थे, उसके बाद वाले दिन ही भाग गया। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिराव की छान फिरते रहे। किसके लिए? भाई कुलदीप के लिए, कि कहाँ चला गया, एक थप्पड़ मार दिए गुस्से में। किंतु वह नहीं मिला। थक कर हार कर पांडे वापस आ गए। भैरव पांडे बाप दादों की इज्जत की प्रतीक, उनके दादा परदादा का इज्जत का बनाया हुआ ये सिंबल, उनका ये बकरी याद आने लगा। इतना बड़ा बकरी, इतना बड़ा मेरा घर, जिसकी दीवारें एकदम शांत सी हैं और अडिग खड़ी हैं, मतलब थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं है, खड़ी हैं, लेकिन सुनसान है, डरावनी है, देख कर इन्हें डर लगता है, क्योंकि निष्प्राण है। इसके अंदर कोई नौजवान, कोई बच्चा रहता, जैसा मेरा भाई कुलदीप रहता, तो ये जिंदा लगता। अब ये डरावना सा लगता है, काटने को दौड़ता है ये घर, पिंजर की तरह लगता है, जैसे पिंजरा है। ये बकरी ऐसी लगती है। जब सारा दिन भाई को ढूंढ कर निराश होकर जब आए और चौखट पर पैर रखे, तो उनकी आत्मा कराह उठी। कहने लगे मन ही मन में, चला गया, अब वह कभी नहीं लौटेगा, चला गया। ऐसा काम करके गया है कि मतलब उनके ये कहने का मतलब था कि इतना बड़ा अपमान उसको महसूस हुआ, मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया, आज तक मैंने उसको प्यार किया, कभी मारा नहीं, लेकिन नाराज होकर चला गया, अब लौटेगा नहीं। ये तो बाद में पता चला ना, अभी प्रेजेंट टाइम में कि फुलमतिया को बेटा हुआ है, तब वो समझे कि वो क्यों भाग गया। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। अब फिर से आ गए प्रेजेंट में, अब वर्तमान स्थिति में आ गए। वर्तमान में आपको पता होगा कि घर नाशा में बाढ़ आई हुई है। रात भर वो सोए नहीं, यही सब सोच रहे थे, कुलदीप का पास्ट, कुलदीप का प्रेजेंट। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपनी आंख से दूर नहीं रखा। उसके बाल्यावस्था से, बचपन से उसको आज तक खिलाए पिलाए, पाले पोसे, बड़ा किए, लेकिन बड़ा होने के बाद दगा देकर निकल गया, धोखा देकर भाग गया। पांडे के होठों पर खूब जोर से रोना आ रहा था। दुख का सैलाब अंदर से धक्का मार रहा था कि अब रोएं, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभाल लिए। असफल प्रयत्न किए, संभालने का कोशिश तो किए, लेकिन सफल हो नहीं पाए। एक्चुअली में वो रोना शुरू कर दिया। भोर होने में देर थी,
अभी आंखें उनकी पूरी करवा रही थी, मतलब आंखों में पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था रात भर जागने से। किंतु ये जो आंखों का जलन था, ये जो दर्द था, ये दिल के दर्द के सामने तो कुछ भी नहीं था। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने की बसवार, सामने एक बांस का झुंड था। बसवार कहते हैं, गांव का देहाती भाषा है, जहाँ बांस का पूरा झुंड हो। बांस भी तो ग्रास फैमिली का ही होता है, तो बहुत सारे बांस एक जगह उगे रहते हैं, उसको बसवार कहते हैं। तो उसी के भीतर से, पूरब की दिशा से, क्षितिज से रोशनी दिखाई दे रही थी। लाल छौहा उजाला फूटने लगा, मतलब लालिमा लिए हुए उजाला नजर आने लगा पूरब की दिशा में। गली के मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से, तभी बगल के घर से एक आवाज़ आ रही थी गाने की। सुबह सुबह महिलाएं गांव में पुराने ज़माने में नहा धोकर बैठ जाती थी जांता लेकर, यानी चक्की लेकर, और उसको पीसना शुरू करती थी। दो साइड में दो महिलाएं बैठ जाती थी और जांता चलाती थी और गाना वगैरह गाती थी। तो गाना बज रहा है, घर घर की गूंजने की आवाज़ आ रही है। जब जांता चलता है तो घर घर आवाज़ आता है, घर 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 ऐसे आवाज़ आता है। और वहीं से एक आवाज़ आ रहा था गाने का, बहुत ही सुरीला कंठ से। गाना क्या गा रही थी वो लोग? मोहे जोगिनी बना के कहाँ गईले रे जोगिया, ऐसे गाना गा रही थी। पांडे एक क्षण अवाक होकर इस दर्द भरे गीत को सुनते रहे। इस दर्द भरे गीत को सुनकर उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये गाना फूलमतिया गा रही है। भूले भटके थके हुए स्वर पांडे की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो महिलाएं भूली भटकी गीत गा रही थी, न जाने कैसे उनके मुंह पे आ गया ये गाना, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो भैरव पांडे की दर्द को पहचान रही हैं और वही गाना गा रही हैं जो उस वक्त जरूरत था भैरव पांडे के लिए। भैरव पांडे उस गाने से फूलमतिया को रिलेट करने लगे, उसी से उसको जोड़ने लगे और कहने लगे, अब रोने चली है चुड़ैल, बड़बड़ाने लगे, रो 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 कर मर, अब मैं क्या करूं। बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। डूब रहा था मतलब ये मत सोचना कि दिन का अंत हो रहा था, मतलब अब निकल रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज डुबकी लगा रहा है पानी में। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। देखे तो नदी की तरफ बहुत भीड़ मची हुई है। धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगे। सामने तीन चार लड़के अरहर की खूंटियां गाड़ कर पानी का बढ़ाव नाप रहे थे। वो लोग अरहर का खूंटी, मतलब रहर दाल का जो लंबा लंबा खूंटी होता है ना, उसी खूंटी को पानी में डुबा डुबा कर वो लोग देख रहे थे कि कितना गहरा पानी है। तो पांडे ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जानबूझकर, क्योंकि गांव के सामने तो रोना धोना दिखलाएंगे नहीं, पूछ रहे हैं, क्या कर रहा है रे छबीला। वो छबीला बड़ा बदमाश टाइप का बच्चा था। पांडे को कोई सम्मान ना दे करके उनको चिढ़ाते हुए स्वर में बोला, देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं, देख लंगड़े देख, बाढ़ रोक रहे हैं, ऐसा कहता है। पांडे मुस्कुराए, जैसा बाप वैसा बेटा, तेरा बाप भी खुटियां गाड़ गाड़ कर कर्मनाशा की बाढ़ रोकना चाहता था। मतलब उस लड़के को, छबीला को, पांडे जी गुस्सा होकर के बोले, वह भीड़ कैसी है रे छबीले, नहीं जानते, फूलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी, उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पांडे से सट कर बोला, क्यों पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना। हाँ हाँ। पांडे थोड़ा आगे बढ़े। बोतल की टिप खुल गई। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। बोतल की टिप खुल गई मतलब ये एक तो मुहावरा हो गया कि उनका दिमाग का ढक्कन खुल गया। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। चली थी पांडे वंश में कालिख पोतने। अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है। और उसके बाद पांडे ने सब बोला, बढ़िया ही हुआ आज मेरा भाई नहीं है, नहीं तो भाई को देखती तो दुखी होकर के चिल्लाती, चलो बड़ी आई थी हमारा खानदान में कालिख पोतने, जाओ मरो। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने सट कर खड़ी थी। बेचारी अपने बच्चे को सीने से चिपकाए हुए खड़ी थी, चिल्ला रही थी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार होकर हो रही थी, और फुलमतिया की बूढ़ी माँ थी, वो बेचारी अलग चिल्ला रही थी, मेरे बच्ची को मत फेंको, मेरे बच्ची के बच्चे को मत फेंको, क्या बिगाड़ा है मासूम ने। किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया था। आज मनुष्य के अंदर से दिल नाम का चीज खत्म हो गया था। अपने अपने प्राणों की मोह इन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। सबको खुद का जान बचाने के लिए पशु बना दिया था इनको। लोग पशु बन गए थे, अपना प्राण बचाने के लिए दूसरे की जान
डालने जा रहे थे जोखिम में। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि फूलमतिया ने पाप किया है, और वो बेचारी इतनी चुप थी, इतना प्रेम करती थी कुलदीप को कि उसका नाम तक नहीं ले रही थी कि वही इस बच्चे का बाप है। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। सब लोग यही बोल रहे थे कि बिना प्राण लिए बाढ़ नहीं जाने वाली है। फिर उसी के बलि क्यों ना दी जाए। जब लोग सोच रहे थे बलि लेगा ही ये बाढ़, फूलमतिया का बलि दे देते हैं, पापिन है, इसका बाढ़ दे दें, मतलब फूलमतिया की बलि दे देते हैं, इसी से बाढ़ उतर जाएगा। जिसने पाप किया, पर साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा 2 बलि लेकर ही मानी। पिछले साल तो लोगों ने बकरी का बलिदान दिया था, लेकिन क्या बाढ़ उतर गया था? फिर भी एक बुढ़िया मरी, एक अंधी लड़की मरी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांप की तरफ फुफकार रही थी। मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस न था। ये काम कौन करवा रहा था? मुखिया का ही डिसीजन था। उन्होंने ही डिसीजन लिया था कि इस पापन को हम लोग गांव में नहीं रहने देंगे। क्यों भाइयों? हाँ मुखिया जी, ये पापन को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। चलो चलो भाइयों, चलो इसको पानी में फेंकते हैं, इसके बच्चे को भी। उसके जघन्य कार्यों का ऐसा समर्थन न हुआ था। पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड़ में कई इस तरह सोचते, अच्छा भीड़ में कई लोग थे जो ऐसा सोच रहे थे, बोल नहीं रहे थे डर के मारे, सोच रहे थे कि उसके जघन्य कार्यों का ऐसा समर्थन कभी ना हुआ। उसके मतलब किसके? मुखिया का ये जो जघन्य अपराध था, डिसीजन कि फूलमतिया को पानी में फेंक दिया जाए, उसका समर्थन आज तक कभी किसी ने इस लेवल का नहीं किया जिस लेवल का आज समर्थन हो रहा था। पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से, पता नहीं ये मुखिया कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहा है। भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, परंतु कौन बोले। सब मुंह सीए खड़े थे, सबके मुंह में ताला लग गया था, सबका मुंह सिल गया था। मुखिया बोले, भैरव पांडे भी पहुंच गए वहां, बोले तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे? सारे गांव ने फैसला कर दिया है, एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। कौन बोला? मुखिया। एक विभत्स सन्नाटा, अचानक पूरा सन्नाटा। सोचो फूलमतिया देख रही होगी, भैरव पांडे सामने खड़े हैं, यही मेरे बच्चे के पिता के बड़े भाई हैं, यही मेरे गार्जियन हैं, अभी फिलहाल मेरी बूढ़ी माँ है और एक तरफ ये हैं, और ये चुपचाप खड़े हैं, वो भी देख रही है। पांडे ने पहले तो सन्नाटा अपना तोड़ा, फिर आकाश की ओर देखा, आगे बढ़े। फूलमत भय से चिल्ला उठी, भय के मारे चिल्ला उठी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए दादा, मुझे बचा लीजिए, चिल्लाई होगी। पांडे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो, कर्मनाशा की बाढ़ दूधमुहे बच्चे और एक अबला, अबला मतलब कमजोर स्त्री, नारी, एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहू बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूं। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी मां का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझे? एकदम एक्शन में आ गए, सबका रोंगटा खड़ा कर दिया, एकदम गार्जियन बन के सामने आ गए। वो भाग सकता है, हम नहीं, जिंदा हैं अभी हम। मुखिया व्यंग से बोला, तो यह है बुढ़े पांडे जी की बहू? अच्छा, पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता। आपका ये जो समाज है, जो मुंह सी के बैठा हुआ है, एक अबला नारी का क्या दोष है? सारा दोष किसका है? मेरे भाई का है। उसका दोष क्या है? बेचारी नारी है, कमजोर महिला। तुम लोग का ये समाज उसको दंड दे रहा है, तुम लोग खुद पापी हो। कर्मनाशा से कम नहीं है। मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता। कर्मनाशा नदी सबका जान लेती है, तुम्हारा समाज भी सबका जान लेता है, किंतु मैं एक पाप के पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। सभी का, एक एक आदमी का अगर पाप में सुनाना शुरू कर दूं यहाँ पर, तो अभी सबको कर्मनाशा के अंदर जाना होगा, कूदना होगा। है कोई तैयार जाने को? बोलो, पाप गिनवाऊं क्या? सबका पाप जानता हूं, बोलो। लोग अवाक पांडे की ओर देखते रह गए, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। बैसाखी के सहारे खड़े थे, पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह लग रहा था, एकदम पत्थर का मूर्ति बन गया है, एकदम सीना टाइट, गर्दन सीधा, बुढ़ापे में एकदम जान आ गई, एकदम उन्नत, प्रशस्त, अटल, ये सब उनका विशेषण है।
अटल मतलब अपने विचार पे अटल। कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्धृत लहरों की चपेट से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वे एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थी। उसी नीम के पेड़ से सटी थी ना फुलमतिया, चिपकी हुई थी कि हमको मत मारो, हमको पानी का बहाव आ रहा है, नीम के पेड़ से टकरा रहा है और लौट जा रहा है, टकरा रहा है और लौट जा रहा है। यहाँ प्रतीक है, प्रतीकात्मक तरीके से लिखा गया है। वो जो पेड़ है खड़ा है सीना ताने और उस पर आकर लहर टकरा रही है और लौट जा रही है और पेड़ को गिरा नहीं पा रही है, वो लहर जिसमें बड़ा बड़ा बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ टूट टूट के गिर जा रहा था, वो आज उस मामूली से पेड़ को नहीं गिरा पा रहा है। ये पेड़ प्रतीक है किसका? भैरव पांडे का। सीना ताने खड़े हैं। जब हम लोग बुराई के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे, न्याय के पक्ष में लड़ना शुरू कर देंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, तब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे सामने हार मान लेती है। तो बाढ़ को हराने के लिए किसी का बलि देने की जरूरत नहीं होता है। बाढ़ में बांध लगाओ, पेड़ लगाओ, उसमें बांस गाड़ो, मजबूत बनाओ उस किनारे को ताकि लहर आकर के उसको काट ना सके। इससे बाढ़ खत्म होगा या बलिदान देने से खत्म होगा? और अंत में भैरव पांडे एक पिता का रूप लेकर के आ जाते हैं और उस औरत को बचा लेते हैं, अपने कुल, अपने खानदान का नाम बचा लेते हैं। ठीक है ना, जहाँ खानदान डूबने वाला था वहाँ खानदान को बचा ले रहे हैं वो। आज सब नाम लेगा कि भैरव पांडे एक ऐसे परिवार के हैं जिन्होंने एक अबला नारी का रक्षा किया, जिन्होंने एक अबला नारी को मरने से बचा लिया। भले ही उनका भाई, हो सकता है उनका भाई ये दुष्कर्म करने के बाद सोचा होगा कि अब तो छिपेगा नहीं, अब तो उसका सबके सामने आ ही जाएगा सच्चाई, तो हो सकता है वो आत्महत्या कर लिया हो, ये भी हो सकता है। या हो सकता है वो भाग गया हो, बाद में फिर कभी आए। तो कहानी में ये नहीं बताया गया है कि कुलदीप फिर कब आता है कब नहीं आता है, ये नहीं बताया गया। लेकिन भैरव पांडे आकर वहाँ रुकते हैं। सूखे जड़े जैसे सख्त चट्टान की तरह अडिग थी। उसकी जो सूखे जड़ें थी नीम के पेड़ की, अडिग थी, एकदम हिल डुल नहीं रही थी, चट्टान की तरह अडिग थी। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थी, शिथिल, थकी, पराजित। लहरों के बारे में क्या बताया गया है कि लहरें कमज़ोर पड़ गई हैं, पराजित हो गई हैं, हार गई हैं, और नीम का पेड़ एकदम अडिग है, मजबूत है। तो यहाँ पर भैरव पांडे ने समाज के खिलाफ आवाज़ उठाया, तो भैरव पांडे अडिग हैं, अटल हैं, और दूसरी तरफ समाज मुंह पे ताला लगा के चुपचाप खड़ा है।